टारगेट विथ एसडीएम आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। यह प्रश्न 10 का 10 प्रश्न जो है यह सभी ऑलरेडी यूपीपीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, बीपीएससी में ऑलरेडी पूछा जा चुका है और यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न, जनांकीय लाभांश के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कुशलता विकास का प्रोत्साहन। ऑप्शन सेकेंड, और अधिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का आरंभ। ऑप्शन थर्ड, शिशु मृत्यु दर में कमी। और ऑप्शन फोर्थ, उच्च शिक्षा का निजीकरण। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, कुशलता विकास का प्रोत्साहन। जनांकीय लाभांश से तात्पर्य सभी क्षेत्रों में कुशल मानव शक्ति की जरूरतों की भरपाई होना है और यह तभी संभव है जब कौशल की मांग और आपूर्ति के बीच मौजूदा अंतर को कम करते हुए कुशलता विकास को प्रोत्साहन दिया जाए। यह प्रश्न आईएएस प्री 2013 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है और यूपीपीसीएस में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिलिप एम हॉसर के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में लोगों का देशांत गमन निम्नलिखित में से किस एक नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, जनसंख्या इम्प्लोजन। फिलिप एम हॉसर ने विश्व जनसंख्या का पृथ्वी के सतह के छोटे हिस्से पर बढ़ते संकेंद्रण अर्थात नगरीकरण एवं महानगरीकरण, अर्बनाइजेशन एंड मेट्रोपोलिटाइजेशन को पॉपुलेशन इम्प्लोजन की संज्ञा दी थी। शहरी जनसंख्या में असाधारण निर्जातीय मिश्रण पॉपुलेशन डिस्प्लोजन है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। तो आप कह सकते हैं उपरोक्त तीनों संज्ञाओं की पृष्ठभूमि की समझ हेतु किए जाने वाले अध्ययन को पॉपुलेशन टेक्नोप्लोजन कहा जाता है। पॉपुलेशन टेक्नोप्लोजन कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो जनसंख्या डिस्प्लोजन को, जनसंख्या इम्प्लोजन को और जनसंख्या पेरिप्लोजन, इन तीनों के बीच सम्मिलित रूप से जो अध्ययन किया जाता है उसे जनसंख्या टेक्नोप्लोजन कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिफल नहीं है? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, जंगली जानवरों में अभिवृद्धि जो है यह भारत में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिफल नहीं है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रतिफल स्वरूप कृषि योग्य भूमि में कमी आई है तथा विकास के लिए किए गए प्रयासों से प्रदूषण में भी वृद्धि हुई है। आवासीय जरूरतों तथा औद्योगिकीकरण के लिए भूमि की आवश्यकता के लिए वन्य क्षेत्रों का भारी मात्रा में कटान किया गया है, जिससे वन्य क्षेत्रों की कमी के कारण बाढ़ों में वृद्धि तथा जंगली जानवरों की जनसंख्या में कमी हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक काल भारत में मध्यम नगरीकरण की अवस्था से विशेषित है? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 1931 से लेकर 1961 तक। वर्ष 1931 से 1961 तक की अवधि को भारत में मध्यम नगरीकरण का काल कहा जाता है। इस दौरान नगरीय जनसंख्या में 45.46% मतलब क्या है 45.46 मिलियन की वृद्धि हुई है, जबकि नगरीकरण का प्रतिशत 12.2 से बढ़कर 18.3% पहुंच चुका है। तो यह याद रखें हम लोग कि किस काल में भारत में मध्यम नगरीकरण की अवस्था कही जाती है। तो 1931 से लेकर 1961 तक का जो काल है इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड भारत में किसी अधिवास को नगरीय केंद्र परिभाषित करने के लिए स्वीकार नहीं किया गया? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, भौतिक विस्तार। भारत में किसी अधिवास को नगरीय क्षेत्र घोषित करने के लिए 2-3 शर्त बतलाया गया है, वो शर्त पूरी होनी चाहिए। सबसे पहला शर्त क्या है? कम से कम 5000 जनसंख्या हो। दूसरा, पुरुष कार्यशील जनसंख्या का कम से कम 75% गैर कृषि व्यवसायों में कार्यरत हो। तथा तीसरा, कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व हो। तो इस आधार पर नगरीय केंद्र परिभाषित किया जा सकता है। यह भी हम यहाँ से याद रखेंगे, जनसंख्या आकार पर, जनसंख्या घनत्व के आधार पर, व्यावसायिक संरचना के आधार पर, लेकिन भौतिक विस्तार के आधार पर नगरीय केंद्र को परिभाषित नहीं किया जा सकता है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत में नगरीकरण से ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज जन्म और मृत्यु दोनों में घटी हो।
ऑप्शन बी केवल जन्म दर घटी है और मृत्यु दर नहीं। ऑप्शन सी जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बढ़ी है। ऑप्शन नंबर डी जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, जन्म और मृत्यु दर दोनों घटी है। क्वेश्चन क्या था कि भारत में नगरीकरण से, तो भारत में नगरीकरण से जन्म और मृत्यु दर दोनों घटी। नगरीकरण होने से लोगों की उपभोग की सुविधाएं बढ़ी है। समुचित विद्युत, स्वास्थ्य, आवागमन एवं संचार व्यवस्था से सुव्यवस्थित ढंग से सेवाएं प्राप्त करने में आसानी होती है। यदि व्यवस्था अच्छी रहती है तो खान पान अच्छा होता है, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी होती है, तो इस कारण से जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में कमी आई है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे, वास्तविक चीज़ है। अब मान लीजिए आज से आप 10 साल पहले जाइए तो बहुत सारे गाँवों में अस्पताल की सुविधा थी वो नहीं थी, स्कूल की सुविधा वो नहीं थी, बिजली की सुविधा नहीं थी। मतलब यदि किसी व्यक्ति का तबीयत खराब होता था तो उन्हें कम से कम 10 से 15 किलोमीटर दूर उन्हें जाना पड़ता था दवाई लेने के लिए। बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए अपने गांव से कम 5 से 7 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। वह ट्रैक्टर पर चढ़ के जाते थे, वे बैलगाड़ी का सहारा लेते। मतलब क्या, एक तरह से यदि इस प्रकार का कोई विकट स्थिति उत्पन्न होता था तो उसका निराकरण करने के लिए आदमी को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। बिजली की सुविधाएं नहीं थी। लेकिन अभी वर्तमान समय में लगातार सरकार भी कार्यरत है और आम जनजीवन भी, आम लोग भी जागृत हुए हैं। और अब सरकार का भी योजना है कि हर घर बिजली हो, हर घर नल हो, और प्रत्येक गांव में, प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक स्कूल, एक हाई स्कूल, एक मिडिल स्कूल हो। और सरकार तो यहाँ तक घोषणा कर रही है लगातार, जो प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज हो। तो यह सब क्या है, इन सभी सारी सुविधाओं के होने से मानव की जन्म दर और मृत्यु दर में घटी जाएगी। क्योंकि मानव जैसे शिक्षित होंगे तो वे समझेंगे और उसके बाद क्या होगा कि वह शिक्षा ग्रहण करेंगे। तो ये इन सारी अवस्थाओं का, इन सारे मतलब घटनाओं के कारण जन्म दर और मृत्यु दर में कमी आई है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर क्या खोजना है? ट्रू कौन सा है, फॉल्स नहीं खोजना है, ट्रू। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, महाराष्ट्र भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है। ऑप्शन सेकेंड, हिमाचल प्रदेश भारत का सबसे कम नगरीकृत वाला राज्य है। ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में भारत की नगरीय जनसंख्या का सर्वाधिक सांद्रण पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड में भारत की नगरीय जनसंख्या का न्यूनतम सांद्रण पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, हिमाचल प्रदेश भारत का सबसे कम नगरीकृत वाला राज्य है। जनगणना 2011 के अनुसार, देखिए 11 इसलिए क्योंकि 2021 में जनगणना होना था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण 2020 में जनगणना नहीं हो पाया और रिपोर्ट 21 में आती है। लेकिन अभी वह कोरोना महामारी के कारण यह रुका हुआ है। तो अभी जो भी प्रश्न बनेगा वह 2011 की जनगणना के आधार पर ही बनेगा, यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। तो जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार हिमाचल प्रदेश भारत का सबसे कम नगरीकृत, मतलब क्या, कितना, 10% राज्य है। भारत का सबसे अधिक नगरीकृत वाला राज्य गोवा है, कितना प्रतिशत, तो 62.2%, 62.2% तथा नगरीय जनसंख्या का सर्वाधिक सांद्रण महाराष्ट्र में पाया जाता है। तो यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जनसंख्या के निम्नलिखित में से किस अंग को समावेशी विकास के कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए, सीमांत कृषि, बी, भूमिहीन कृषि श्रमिक, सी, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, ऑप्शन नंबर डी, अर्ध शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन क्या है? जनसंख्या के निम्नलिखित में से किस अंग को समावेशी विकास के कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया जाता है? आर्थिक समीक्षा 2015-16 के अनुसार समावेशी विकास को सामाजिक समावेशन, सोशल इंक्लूजन का वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन में प्रगति के रूप में देखा जा सकता है। दशकों के योजनाबद्ध आर्थिक विकास के बावजूद जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा, जैसे भूमिहीन कृषि श्रमिक, सीमांत कृषक तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति सामाजिक एवं वित्तीय अपवर्जन का सामना कर रहे हैं। तो जनसंख्या के निम्नलिखित किस अंग को समावेशी विकास के कार्यक्रम में शामिल नहीं किया जाता है? तो अर्ध शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति के। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अंडमान और निकोबार द्वीपों की आदिवासी जनसंख्या, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, निग्रोसम जनजाति, निग्रोसम जाति की है। नवीनतम आंकड़ों से स्पष्ट है कि अंडमान द्वीप समूह की जनजाति जो है वह अफ्रीकी निग्रोटों से साम्य रखती है। किससे? तो अफ्रीकी निग्रोटों से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। जनगणना आकलन रिपोर्ट प्रदर्शित करती है कि भारत विश्व का सबसे युवा देश है। वर्ष 2020 में भारतीयों की औसत आयु, कब? तो वर्ष 2020 में भारतीयों की औसत आयु क्या थी? यहाँ पर यह कह रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए 27 वर्ष, बी 28 वर्ष, सी 29 वर्ष,
और डी 30 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 29 वर्ष। जनगणना आकलन रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भारत की औसत आयु 29 वर्ष। तो इस प्रकार से आज हम लोग कुछ, और यहाँ पर है होगा, होगी नहीं, उम्र है। तो इस प्रकार से आज हम लोग कुल 10 प्रश्नों को देखने का प्रयास किए और यह 10 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न था। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए। यदि कुछ सुधार भी करना हो इस वीडियो में तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं, उसमें सुधार किया जाएगा। क्योंकि आप लोग यदि बताएंगे तभी तो हम सुधार कर पाएंगे और आप लोगों का सहयोग चाहिए हमें। धन्यवाद।